फाइन स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं मसल फाइबर की। मसल फाइबर में कल हमने बात किया था कि मसल सेल्स हैं, एक कोई मसल सेल है ना। अब इस मसल सेल की कवरिंग है, क्या नाम था उसका? मसल सेल की कवरिंग का नाम बोलो भाई। एंडोमाइसियम इसके ऊपर की कवरिंग का नाम है। बस एक मसल फाइबर की बात करने जा रहे हैं, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोल लो या फिर फाइन स्ट्रक्चर बोल लो, उसकी हम बात करेंगे। देखो स्केलेटल मसल फाइबर हम जो अभी डिस्कस करेंगे वो स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, और फिर उसके बाद और दोनों मसल्स अपने आप हो जाए, जो डिफरेंसेस है वो हम बात कर लेंगे। स्केलेटल मसल फाइबर इस सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर बोलेंगे, शेप में है एंड लॉन्ग है, एंड ये वर्ड ध्यान रखना अनब्रांच्ड है। कैसा है? अनब्रांच्ड है। शेप सिलेंड्रिकल या ट्यूब लाइक है और अनब्रांच्ड है। आउटर मेम्ब्रेन क्या बोला था, ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। इसी पे हमने एक वर्ड यूज किया था सार्कोलॉजी, है ना। एंड दिस मेम्ब्रेन कंटेन कोलेजन फाइबर। इस मेम्ब्रेन की जो यूनिकनेस है कि भाई हम इसको सार्कोलेमा क्यों बोल रहे हैं, इसका कंपोजिशन, इसकी मेम्ब्रेन में कोलेजन फाइबर का प्रेजेंस का वजह से हम ये बोलते हैं, इसको सार्कोलेमा नाम देते हैं। और इनकी परमिएबिलिटी भी थोड़ा सा अलग है। परमिएबिलिटी को हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि परमिएबिलिटी सबके लिए है, सबकी मेम्ब्रेन की होती है, लेकिन कोलेजन फाइबर आपको और नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है कि सार्कोलेमा बोला जाता है। और मसल फाइबर, ईच मसल फाइबर कंटेन मल्टी न्यूक्लिएटेड सार्कोप्लाज्म। जो हम स्ट्रेटेड मसल की बात करें तो इसका जो सार्कोप्लाज्म है, मींस इसके एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, न्यूक्लियाई का नंबर मोर देन 1 होता है। तो एक बात ये याद रखनी है, न्यूक्लियस एंड सार्कोप्लाज्म आर फाउंड इन पेरिफेरल पार्ट। इसके पेरिफेरल पार्ट में मैं थोड़ा सा इसको सिलेंड्रिकल शेप में अब बनाऊं, तो अगर अपन बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस होगा और ये इनका सार्कोप्लाज्म जो होगा वो इधर पेरिफेरल पोजीशन पे है, सेंट्रल पोजीशन नहीं है। नहीं तो हम एनिमल सेल में क्या करते हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये कुछ न्यूक्लियाई हैं इनके और ये कुछ ऐसा पेरिफेरल पोजीशन पे होगा, सेंट्रल पोजीशन पे इनके न्यूक्लियस एंड वो जो इनका साइटोप्लाज्म है वो नहीं होगा। अब क्या होता है देखो, सेंट्रल पोजीशन पे मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल रॉ एंड फॉर्म अ डार्क लाइट लाइन। इस रीजन में आपको मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनमें आपको डार्क एंड लाइट बैंड दिखने को मिलेगा, डार्क एंड लाइट लाइन देखने को मिलता है, जैसे अपन ने इस पिक्चर में देखा था। यहाँ पे ऐसे डार्क लाइट एंड डार्क लाइट ऐसा कुछ अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये इनके मायोफाइब्रिल्स की का अरेंजमेंट इस तरह से है। इस एक्चुअली कंपोजिशन ऐसा है कि ऐसा हमें दिखता है। दीज लाइन्स आर फाउंड इन अल्टरनेट ऑर्डर। ये जो लाइन्स हैं वो अल्टरनेशन पे मिलता है, मतलब डार्क लाइट फिर डार्क फिर लाइट, ऐसा कुछ अल्टरनेशन पर है। एंड दीज लाइन्स आर मेड अप ऑफ, अब आपको दो नाम याद रखने हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। जो हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल इन्हीं प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। ये दोनों प्रोटीन फिलामेंटस हैं, फिलामेंट जैसा प्रोटीन है। फिलामेंट मतलब आप समझ रहे हो, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, और डायमीटर या हम कहें वॉल्यूम कम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेंथ बहुत ज्यादा होती है। एक्टिन फिलामेंट आर थिन। एक्टिन प्रोटीन से जो फिलामेंट बना होता है वो थिन फिलामेंट है, और मायोसिन से जो बना फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट है, थोड़ा सा उसका थिकनेस ज्यादा है। अब इन दोनों के बारे में सोचो, जो आपको लाइट बैंड मिलता है, जो इधर अपन इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो लाइट बैंड मिल रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आपको एक्टिन की वजह से मिलेगा। और ये डार्क बैंड जो मिलता है, ये डार्क अपीयरेंस जो आपको यहाँ तक देखने को मिल रहा है, ये मायोसिन जो फिलामेंट है उससे बना हुआ स्ट्रक्चर है, अब उससे बना हुआ पार्ट है। तो लाइट लाइन और बैंड, देखो दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइट लाइन बोलो या फिर बैंड। ये बना होता है एक्टिन से, और डार्क पे जो कि
डार्क जो होगा सिर्फ मायोसिन से नहीं बोलेंगे, वहां पे दोनों प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन दोनों हैं। एंड दीज बैंड्स आर मोनो रिफ्रैक्टिव इन पोलराइज्ड लाइट, सो इट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड। मोनो रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है कि जो पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, जब हम वो अपने ऑर्डिनरी लाइट हमारी 3D में वाइब्रेट करती है, इनकी वेव्स, जब उसको हम वो क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करा देते हैं, तो उनका जो वाइब्रेशन है वो 2D में हो जाता है, 2 डायमेंशन में हो जाता है, तब उसको बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। और पोलराइज्ड लाइट को जब इस पे छोड़ा जाता है, इस पे रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ा जाता है, तो वो एक डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होता है, तो मोनो रिफ्रैक्टिव इसलिए बोलते हैं इसको। और मोनो रिफ्रैक्टिव होने के नाते हम वर्ड यूज करते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। अभी अपन को बात ये याद रखनी है, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है। ठीक है, तो जो लाइट बैंड है उसका एक्चुअल बायोलॉजिकली हम जो नाम रखेंगे वो रखेंगे आइसोट्रोपिक बैंड या फिर आई बैंड। क्या बोलोगे? ये फिजिक्स के टर्म्स है, वो अपन जब लाइट वाइट पढ़ोगे तो वहां ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक बैंड अभी आपको याद रखना है कि आई बैंड का मतलब क्या है, लाइट बैंड, इतना याद कर लो। आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब क्या है, लाइट बैंड। एंड इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, एक आई बैंड के जो आपका ये एक आई बैंड है, देखो इधर, यहां अगर आप देखोगे तो हर आई बैंड के बीच में, ये पूरा एक आई बैंड है, इसके बीच में आपको इधर इस वाली लाइन की बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर, एक आपको इलास्टिक फाइबर का बैंड मिलेगा जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन, विच इज बाइसेक्ट इट, जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। पूरा जो आपका आई बैंड है वो एक जेड लाइन से दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ऐसा कुछ। तो ये मान लिया अपन आई बैंड है, तो इसको बोला जाएगा जेड लाइन। ठीक है, एंड द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड जेड लाइन, जो ये थिन फिलामेंट्स हैं, एक्चुअली एक्टिन है, वो इसी जेड लाइन से अटैच्ड होते हैं। एंड थिक फिलामेंट is a band is also held together in middle of this band by, और जो आपका थिक फिलामेंट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ होता है, a thin fibrous membrane is called M line। अब M line की बात आपको ध्यान से समझनी है। इधर देखो इस पिक्चर में आपको दो बातें समझ आ गई, एक तो ये जेड लाइन समझ आ गया, ये पूरा आई बैंड है, आई बैंड के बीचों में, बिल्कुल बीच में जेड लाइन आपको दिखेगा। अब उसके बाद जो आपका ये थिक फिलामेंट है, ये वाला हिस्सा जो आपका थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट भी देखोगे तो थिन फिलामेंट के साथ कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ इसका है, ओवरलैप्ड है। अभी आप ओवरलैपिंग वर्ड समझ रहे होगे, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, ये ओवरलैप्ड होके ये एक अपना इस जुड़े हुए होते हैं। इसको बोला जाएगा आपका क्या, एम लाइन। इसको क्या बोलोगे, एम लाइन। एक वर्ड यहां पे आपने देखा कि एम लाइन, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देख लो फिर से। थिक फिलामेंट्स इन ए बैंड, थिक फिलामेंट के पूरे बैंड को ए बैंड कहा जाएगा। ये भी आपस में जुड़े होते हैं इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। एक इनका कुछ हिस्सा इधर ओवरलैप करेगा, थिक फिलामेंट, ये पूरा आपका ए बैंड हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा ए बैंड हो गया। इनकी जो ओवरलैपिंग होएगी इधर वाले जोन में, इस वाले ओवरलैपिंग वाले जोन को हम बोलेंगे क्या, एम लाइन। एक तो ये बात हो गई, ए लाइन, सॉरी आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन और एम लाइन, चार टर्म्स आपको पता हो गए। आगे देखो, अब the A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibrils। अब जो आपका A बैंड है और I बैंड है वो इस तरह से अरेंज हैं, एक के बाद अल्टरनेटली अरेंज्ड हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, अगर इस मसल की बात करें तो ये पहले
क्या होगा, ए बैंड होगा, ये आई बैंड होगा, फिर से ये ए बैंड होगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, आई बैंड होगा, फिर से ये क्या होगा, ए बैंड होगा, एंड देन ये आई बैंड होगा। इस तरह से थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल इसी तरह से अल्टरनेशन पर वो अरेंज होंगे, ए बैंड देन आई बैंड देन ए बैंड एंड देन आई, इस तरह उनका अरेंजमेंट होता है। पूरा मायोफाइब्रिल इसी से बना हुआ है, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन से। अभी हमने जो डिटेल में बात करी वो थिन फिलामेंट के बारे में बात करी है। अब आगे देखो, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, याद करो, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का वो मायोफाइब्रिल का पोर्शन, अभी मैं पिक्चर नहीं दिखा रहा हूं, ध्यान से सोचो, अब यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। एक जेड लाइन, इधर से एक्टिन जुड़ा, ये एक्टिन, ये इधर का एक्टिन फिलामेंट, ये इधर एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अपन कुछ हिस्सा इसका मायोसिन का बना लेते हैं जो ओवरलैप्ड है, ऐसे ऐसे ही था, ठीक है। अब इधर एक और एक्टिन फिलामेंट जिसका जेड लाइन होगा, इसकी भी ओवरलैपिंग कुछ यहाँ पे होती है जिसे हम एम लाइन बोला था। इधर भी कुछ हिस्सा इसका ऐसे एक्टिन का होगा। तो एक जेड लाइन तो ये हो गया और दूसरा जेड लाइन ये हो गया। इन दोनों सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है, मतलब दो जेड लाइन के बीच में जो जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, दैट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। मसल्स हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही हैं, इसी दो जेड लाइन के बीच जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं इसी की वजह से पॉसिबल है। इसको पहले देखो, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन is considered as functional unit of contraction is called sarcomere। ये पहले कल भी ये टर्म आया सार्कोमियर, पर ने वहां बात नहीं की, अभी अब समझो सार्कोमियर क्या है। अब मैं इसको और थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, ये क्या, कौन सा बैंड हो जाएगा, आई बैंड, ये कौन सा, ए बैंड, ये कौन सा, आई बैंड, है ना। आई बैंड के बिल्कुल बीच में क्या होता है, जेड लाइन, ये भी जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो भी स्ट्रक्चर है वो एक सार्कोमियर बनाता है। अब दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में क्या क्या आता है उधर इधर देखो, एक सार्कोमियर बना हुआ है। एक तो ए बैंड है, ये पूरा का पूरा एक ए बैंड है, ठीक है। दो आपके आई बैंड है, वो भी आधा, हाफ, पूरा नहीं है। इस जेड लाइन के देखो एक्टिन इधर भी है, एक्टिन इधर भी है, और हम क्या बोल रहे हैं, टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ सार्कोमियर। तो इस जेड लाइन में आपका आई बैंड आधा ये आता है, इस जेड लाइन में आधा आई बैंड ये आता है, तो हाफ आई बैंड एंड वन सेकेंड हाफ आई बैंड, तो टू हाफ आई बैंड एंड वन ए बैंड कॉन्स्टिट्यूट सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का कॉम्पोजिशन बहुत ध्यान से समझ लो, और आगे जो हमें बात करनी है इसी सार्कोमियर पे ही बात करनी है, ठीक है। तो सार्कोमियर बोलो, सबको क्लियर हो गया। अब सुनो आगे देखो, जब हमारा मसल्स रेस्टिंग स्टेज पे है, जैसे मान लो कि अभी हम अपना हाथ बिल्कुल नॉर्मली ऐसे छोड़ के रखा हुआ, कोई हम कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं, हम फोर्स दे कुछ जनरेट नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा रहे हैं। इन रेस्टिंग स्टेट the edges of thin filament on either side of the thick filaments partially overlap। ध्यान से देखना, जो रेस्टिंग स्टेट पर हमारा ये जो थिन फिलामेंट का एज है, किनारा है ना, वो थिक फिलामेंट से थोड़ा हिस्सा ही ओवरलैप करता है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती है। देखो ओवरलैपिंग अगर आप देखोगे तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा में अपन ने ओवरलैपिंग दिखाया हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मसल रिलैक्स वाले स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में है तब, एंड द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट्स लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। और आपको थिक फिलामेंट का ये जो सेंट्रल रीजन है, ये वाला जिसे मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, ये खाली रहता है, इसमें कोई मीन्स खाली का मतलब कोई ओवरलैपिंग नहीं है ना, इधर इस वाले हिस्से में। And this central part of thick filament not overlapped by thin filament is called H zone। तीसरा वर्ड आ गया, तीसरा क्या, पांचवा टर्म आ गया,
एच जोन। ये जो रेस्टिंग स्टेट में आपको जो हिस्सा कौन से बैंड का, ए बैंड का, आपके आई बैंड से ओवरलैप्ड नहीं होगा उसको बोला जाएगा एच जोन। ठीक है, ये एच जोन का ही साइज जितना छोटा होगा, मींस एच जोन जितना कम होगा, मसल उतना कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब आप इस ओवरलैपिंग को, इस थिन फिलामेंट को इस डायरेक्शन में मूव कराओ, इस थिन फिलामेंट को इस डायरेक्शन में मूव कराओ, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो सार्कोमियर का लेंथ है, मैं अपन इधर बना लेते हैं एक बार थोड़ा सा और क्लियर, तो आपको यहाँ से और ये वाला लेंथ, ये पूरा क्या कहा जाएगा, एक सार्कोमियर है, एक सार्कोमियर है। अभी सार्कोमियर हमारा इस कंडीशन में है जिसमें एच जोन ये है, मान लिया हमने ये एच जोन जो नॉन ओवरलैप पार्ट ऑफ द ए बैंड है वो एच जोन ऐसा है। ठीक है, तो सार्कोमियर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक ही है। अब इसी को मैं इधर बनाऊं, अभी भी आपका जो जेड लाइन है ये दोनों है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखकर आपके दिमाग में क्या बात समझ आ रही है? लेंथ ऑफ सार्कोमियर रिड्यूस्ड, कम हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ये आपका जब रिलैक्स्ड या रेस्टिंग स्टेट में मसल है, कौन से स्टेट में? रेस्टिंग स्टेट में मसल है, तो कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होता है ए बैंड और आई बैंड का, बहुत कम। इनकी जो ओवरलैपिंग है देखो तो ये बहुत थोड़े से हिस्से में हुई है, लेकिन अगर यहां देखोगे तो ओवरलैपिंग इनकी मैक्सिमम हो जाती है। आई बैंड और ए बैंड की ओवरलैपिंग जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो लेंथ ऑफ सार्कोमियर है वो कम हो जाएगा। तो जब ये स्टेट आपका आता है कॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन में, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो यही चेंज होता है उनके मायोफाइब्रिल्स में, और कुछ नहीं होता। अब मैंने एक ये सार्कोमियर की बात की है। अब आपकी मान लो कि मसल फाइबर एक इतनी बड़ी है और इसमें बहुत सारे मायोफाइबर सार्कोमियर्स होंगे, सारे सार्कोमियर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल का जो पूरा मसल फाइबर है उसका भी लेंथ तो कम हो जाएगा एंड मसल्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। सीधी सी बात इतनी सी है। अब देखो आगे ये क्यों होता है वो अभी आगे हम बात करेंगे, ये क्यों होता है वो अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको इतनी बात समझ के रखनी है कि सार्कोमियर क्या है, ए बैंड क्या है। बोलो, मैं जो जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। आई बैंड सबको क्लियर है, ए बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, एच जोन, इतनी बात। सार्कोमियर को हम कंसीडर करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल का कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक यूनिट या फंक्शनल यूनिट जो है वो है सार्कोमियर। एक सार्कोमियर का कॉम्पोजिशन आपको याद होना चाहिए, 1 आई बैंड एंड 2 हाफ 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड। ठीक है, एंड एक लेंथ सार्कोमियर का कितना होता है, 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखो आपको स्पेशली सबका लेंथ दिया हुआ है। आई बैंड का 1 माइक्रोमीटर, मायोसिन का मतलब आपका जो ए बैंड है उसका 1.5 माइक्रोमीटर, तो टोटल वही 2.5 माइक्रोमीटर ही आएगा। 1 मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, अब ध्यान से सुनना, एक मायोसिन फिलामेंट 6 एक्टिन से सराउंडेड है एंड 1 एक्टिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट। क्या होगा, जेड डिस्क क्या होगा, वो भी आपका एक्टिनिन प्रोटीन से बना हुआ, एक्टिन का ही प्रोटीन है, उसी से बना हुआ जेड लाइन होता है जहाँ पे सारे एक्टिन आके जुड़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, और अलग नहीं है वो स्ट्रक्चर। अब आपके दिमाग में ये वाली जो स्टेटमेंट अभी घूम रहा है ना, वो जब तक एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ लोगे तब तक नहीं क्लियर होगा। ठीक है, अब आ जाओ किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन बोथ आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब दे हैव द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन के पास ये प्रॉपर्टी है। पहले देखो एक्टिन के बारे में बात करें तो ये बनाता है आपका थिन फिलामेंट। क्या बनाता है? थिन फिलामेंट, जो अभी आपने बात करी
ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F फिलामेंटस एक्टिन्स। क्या? एक एक्टिन फिलामेंट, ये जो आपके सामने है, एक एक्टिन फिलामेंट किससे बना हुआ है? 2F एक्टिन से, एंड each other bound to each other, and each F actin is polymer of monomeric G या एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन। उस F का मतलब है फिलामेंटस एंड G का मतलब है ग्लोबुलर। एक एक्टिन फिलामेंट आपको 2 G एक्टिन से मिलकर ऐसे हेलिकली अरेंज्ड है, आपको ऐसा है ना, हेलिकली अरेंज्ड है। हेलिकल अरेंजमेंट तो समझ आ रहा होगा। 2F एक्टिन का जो कि बना किसका है? एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन है, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन का पॉलीमर है। और ये पूरा पॉलीमर 2 चेन का है, 2 मींस ये पॉलीमर G प्रोटीन का 2 चेन है। कितने? 2 चेन है, और दोनों हेलिकली वो एक दूसरे के ऊपर रैप करा हुआ, जैसे रस्सी बनाते हैं। इसको बोला जाएगा F एक्टिन। अब इस F एक्टिन के साथ देखो 2 filaments of another protein, that is a tropomyosin, also run close to the F actin। इसके साथ आपको ये रस्सी वाली जो ट्रोपोमायोसिन है, इसी के साथ ये भी 2 फिलामेंट हैं जो इसी के साथ मींस वो भी हेलिकली अरेंज होकर रन करते हैं पूरे इसके लेंथ पर। प्रोटीन है, पहली बात, इनका अपीयरेंस ऐसा है। देखो ये रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक है, लेकिन आपको अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो वहां तक तो नहीं जाना अभी। हाँ, डायग्रामेटिकली अगर आप उसका 3D देखते हैं तो ग्लोबुलर अपीयरेंस है, इसलिए नाम रख दिया गया G प्रोटीन। G प्रोटीन के 2 फिलामेंट हैं। कैसे? 2 फिलामेंट है और दोनों हेलिकली अरेंज हैं, वो जो आपके अभी टाई के साथ करा गया था, ठीक है। और इसी के साथ 2 और प्रोटीन हैं F एक्टिन के साथ ये जो रन करते हैं, जिसका नाम हमने क्या रखा? ट्रोपोमायोसिन। ये जो आपका ये रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन का है। एंड उसके बाद जो स्ट्रक्चर अब बोलने जा रहे हैं, इसी पे आपका आगे का अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करेगा। इस ट्रोपोमायोसिन पे देखो, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। एक ये इंटरवल यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे आपको दिखाया गया, ठीक है। ऐसे क्योंकि वो पूरा हेलिक्स पे है, हेलिकल अरेंजमेंट है, तो आपको एक डीम जो एक प्लेन पे होगा वही दिखेगा, जो पीछे वाले प्लेन पे होगा वो नहीं दिखेगा। पूरा वो उस पे हेलिक्स पे ये भी अरेंज होता है, हेलिकली ये भी अरेंज होगा, जिसका नाम रखेंगे क्या होगा? ट्रोपोनिन। ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? ट्रोपोनिन, जो किस पर प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन पर लगा हुआ है एक रेगुलर इंटरवल पर। किस पर? रेगुलर इंटरवल पर। इन रेस्टिंग स्टेट, जब मसल फाइबर आपका रेस्टिंग स्टेट पर है, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। ये जो रेस्टिंग स्टेट पर आपका मसल है, जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, तो ट्रोपोनिन का जो एक्टिव साइट है, ये जो 3 आपको यूनिट दिख रहे हैं, ये 3 यूनिट आपके अलग अलग हैं। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट हैं। ट्रोपोनिन आई, जिसे इनहिबिटरी साइट बोलोगे, ट्रोपोनिन टी या जिसे हम बोलोगे ट्रोपोमायोसिन साइट, एंड ट्रोपोनिन सी, जिसे कैल्शियम बाइंडिंग साइट बोलते हैं। अब जब रेस्टिंग स्टेट पे है, तो इसका जो इनहिबिटरी साइट है, इस पर कैल्शियम आयन की या कैल्शियम जो बाइंडिंग साइट है, ये मींस यहां से मायोसिन बाइंड नहीं होगा रेस्टिंग स्टेट पर। कौन से स्टेट पर? रेस्टिंग स्टेट पर मायोसिन की जो बाइंडिंग है, यहां देखोगे तो आपकी मायोसिन की, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये इसका एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ये दोनों आपको इधर आगे आपको दिख रहा है एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये आके इधर इससे मायोसिन ये एक्टिन से बाइंड करता है, लेकिन इसका रेस्टिंग स्टेट पर इनहिबिटरी साइट मायोसिन की बाइंडिंग को रोक देता है। मायोसिन बाइंड नहीं रहता। जब इनहिबिटरी इसका मास्क करा हुआ रहता है, या फिर हम बोले तो ये ट्रोपोमायोसिन साइट जो है, जो कि ट्रोपोनिन से
बाइंड कराया, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करा के रखा होगा, और उसके बाद एक इनहिबिटरी साइट, दूसरा कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट। जब तक ये कैल्शियम आयन बाइंड करा हुआ है तब तक मायोसिन बाइंड नहीं कर सकता कैल्शियम बाइंडिंग साइट से, और इनहिबिटरी साइट मास्क रहता है तो वो मायोसिन बाइंड नहीं करेगा। जब मायोसिन बाइंड नहीं करा तो मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, वो रेस्टिंग स्टेट का मतलब यही है। अब आगे मायोसिन की जब बात करें तो मायोसिन आपका एक थिक फिलामेंट है, ये भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, जैसे वो ग्लोबुलर प्रोटीन का पॉलीमर था तो ये भी पॉलीमर है। मेनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन, इनके जो मोनोमर्स हैं उनका नाम मीरोमायोसिन है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक थिक फिलामेंट, कुछ ऐसा आपको थिक फिलामेंट देखने को मिलेगा। एक मायोसिन के दो पार्ट्स हैं, एक आपको ग्लोबुलर पार्ट देखने को मिलेगा ये वाला हिस्सा, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा इसका ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, इसके पास एक हेड है और छोटा सा आर्म वाला हिस्सा होगा। एंड सेकेंड वन इज द जो लाइट, जो कि ये हैवी कलर का होगा, हैवी का मतलब थिक अपीयरेंस देगा, डार्क अपीयरेंस देगा, हेड वाला रीजन, हेड और शॉर्ट आर्म के साथ, इसको बोलते हैं HMM हैवी मीरोमायोसिन। इसको क्या बोलेंगे? HMM, मतलब यहाँ से आपको ये वाला हिस्सा हैवी HMM का होगा। फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा जिसे हम लाइट मीरोमायोसिन बोलेंगे, जो आपका इधर टेल वाला रीजन बनाता है, LMM। इनका अपीयरेंस थोड़ा सा लाइट कलर में होता है, इसलिए इसको हम LMM बोलेंगे। द HMM component that is head and short arm, इसका ये हेड वाला रीजन और ये आर्म वाला रीजन जो है वो आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होता है, मतलब इस एक फिलामेंट से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। जैसे मान लो कि ये फिलामेंट है, ये पूरा फिलामेंट है, तो आपको एक रेगुलर इंटरवल पर ऐसे इनका हेड और आर्म वाला हिस्सा ऐसे निकला हुआ बीच बीच में दिखेगा, ठीक है, ऐसा। इस पूरे स्ट्रक्चर पे देखोगे तो ऐसा हेड इनका एक रेगुलर इंटरवल पर निकला हुआ मिलेगा, और जो इनका LMM है वो पूरा फाइबर बनाता है। ऐसा नहीं कि ये जो आपको दिखाया गया है एक आपका मायोसिन का स्ट्रक्चर है, मायोसिन का पूरा फाइबर ऐसे बनेगा। यहां देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इधर इस वाले पिक्चर में देखो तो आपको मायोसिन का पूरा ये स्ट्रक्चर यहां भी एक ही दिखाया है एक्चुअली, है ना। तो ये मायोसिन को अगर आप ऐसे कंटिन्यू करो तो आपको ऐसे रेगुलर इंटरवल पर ऐसे हेड वाला रीजन ऐसे कुछ मिलेगा। ये हिस्सा तो आपका HMM का है, वो हाँ LMM का से बना हुआ है, ये हेड और आर्म जो है वो HMM से बना हुआ है। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी आगे देखो, हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम, इसके हेड के पास एक एटीपेज एंजाइम होता है, जिधर ये आपका ATP बाइंडिंग साइट जो लिखा हुआ है, ये दोनों स्ट्रक्चर, ये हेड वाला रीजन है जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये जो डार्क वाला रीजन है ये ATP बाइंडिंग साइट है। इधर एटीपेज एंजाइम है जो ATP को ब्रेक करता है। एटीपेज एंजाइम क्या करेगा? ATP को ब्रेक करेगा। हैज बाइंडिंग साइट फॉर द ATP एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। एक्टिन का एक्टिव साइट आपको पता है। ATP का ब्रेक डाउन करता है कौन? एटीपेज एंजाइम। ये एंजाइम का नाम है, इसमें बहुत फर्क पूछा जाता है। देखो अभी इसका क्वेश्चन पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एटीपेज इसको ब्रेक कर देगा ADP में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, ये एनर्जी यूज करा जाता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो यही एनर्जी आपका कॉन्ट्रैक्शन कराती है। अभी वो आगे हम देखते हैं। इसमें आपको डिफरेंस बहुत पूछा जाएगा। एक तो ये आपके सामने है एटीपेज, ये किसका नाम है? एंजाइम का। एक ये पूछा जाता है एटीपेज, तो जब आप ये लिखा हुआ हो तो ये ATP का प्लूरल वर्ड है। ATP कई नंबर्स में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन वो जब ASE लिखा हुआ है तो मतलब वो एंजाइम है जो ATP को ब्रेक करता है, ठीक है। दो इसके पास बाइंडिंग साइट्स हैं, एक ATP और दूसरा एक्टिन, या इसको क्रॉस आर्म भी अपन ने नाम दे लिया। और अब देखो
ये दोनों स्ट्रक्चर की बात हो गई एक्टिन और मायोसिन की। एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन का दो आपका फिलामेंट से बना हुआ है, ग्लोबुलर प्रोटीन जिसे हम एफ एक्टिन बोल रहे हैं उससे बना हुआ है, जिसके साथ क्या है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपका एक रेगुलर इंटरवल पर क्या लगा हुआ है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जब तक मास्क्ड है मतलब कवर्ड है तब तक मायोसिन इससे बाइंड नहीं करेगा। मायोसिन कहां से बाइंड करेगा? एक्टिव बाइंडिंग साइट से। ठीक है, अब इधर इसकी बात करें मायोसिन की। मायोसिन आपका वही एक आपका ये भी मोनोमेरिक मींस पॉलीमेरिक प्रोटीन है जिसका मोनोमर का नाम क्या रखा? मीरोमायोसिन। एंड मीरोमायोसिन से दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक एचएमएम वाला और दूसरा एलएमएम वाला। एचएमएम में आता है आपका हेड और आर्म, क्या क्या आएगा? हेड एंड आर्म। और एलएमएम में आ जाता है पूरा उनका टेल वाला रीजन। तो टेल ऐसे कंटिन्यू रहेगा और जो एचएमएम वाला रीजन है वो एक रेगुलर इंटरवल पर आपको ऐसे बाहर प्रोजेक्टेड दिखेगा। एंड इस एचएमएम के पास ही दोनों साइट्स हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट भी है और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है। और एटीपी बाइंडिंग साइट के पास एक एंजाइम एटीपेज जो एटीपी को ब्रेक करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इस एनर्जी का ही यूज करा जाता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात आपको क्लियर है?